महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब चर्चा एग्जिट पोल की है। हालांकि कल जो कुछ भी उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आई उसको लेकर भी चर्चा लगातार जारी है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं जो पूर्वांचल की सियासत को बड़े ही नजदीक से समझते हैं, दशकों से इनका अनुभव रहा है। अजय राय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, क्या इसके मायने निकाले जाएं और क्या इसका परिणाम पर असर पड़ेगा? कल क्या हुआ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो कुछ भी हुआ, आखिर चुनाव था। चुनाव में क्या आप जानना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कम देखने को मिलता है 10 सालों में, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव रहा हो, इसके अलावा लोकसभा चुनाव रहा हो, मतदान वाले दिन सत्ता और विपक्ष आमने सामने कम रहते हैं और ग्राउंड पर भी हमें हकीकत देखने को मिला। नहीं, मतदान वाले दिन सत्ता विपक्ष तो आमने सामने रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्रशासन होता है। कल प्रशासन और विपक्ष आमने सामने थे, सत्ता तो कहीं थी ही नहीं। यूपी के, जहाँ तक यूपी के चुनाव की बात है, तो यूपी की इन 10 सीटों को लेकर के सत्ता पहले दिन से डरी हुई है। इसीलिए 9 सीटों पर तो चुनाव हो रहा है, 10वीं पे चुनाव नहीं हो रहा है। एक बेवजह का गंगा स्नान का बहाना बना करके 13 से 20 तक टाला गया चुनाव, जबकि 13 को कोई ऐसा स्नान नहीं था जिसके लिए इसको टाला जाए, लेकिन ये सब किया गया। अब जब चुनाव आयोग किसी एक पार्टी के हिसाब से काम करता हुआ नजर आएगा तो संदेह होना भी लाजमी है। दूसरा ये कि पुलिस वालों का मतदान केंद्रों पर हाइपर हो जाना भी यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चुनाव में ठीक ठाक तो नहीं था। बाकी राजीव कुमार पर, मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही सवाल उठते रहे हैं। वो उन्होंने इतने सालों की स्थापित परंपरा में एक नया खेल शुरू किया है। 5-5 करोड़ वोट उनके बढ़ जाते हैं, हर फेज में 2-2 करोड़ वोट बढ़ जाते हैं। मतलब जब वोटिंग के बाद ईवीएम जमा होती है, अगले दिन तक एक एक वोट की गिनती आ जाती है। वो 7 दिन बाद बताते हैं कि 5 करोड़ वोट बढ़ गए। ये केवल किसी भी उदारवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल न्याय होना जरूरी नहीं है, न्याय होते हुए दिखाई देना भी जरूरी है। आप कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हार का डर पहले ही से था, जबकि ये उन्हीं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी को डर नहीं। अगर डर नहीं था तो कटेंगे बटेंगे का नारा देने के बाद चुनाव के बूथों पर मुस्लिमों को भगाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ कटेगा बटेगा चल गया है और आप एकजुट हो गए हैं, तो आपको भगाने की क्या जरूरत थी? क्यों पुलिस वाला चेक कर रहा था किसी को? पुलिस तो चेक करती नहीं है, चेक तो होगा अंदर, बाहर क्यों चेक हो रहा था? तो ये तो आप मान के चलिए 100% कि चुनाव आयोग इस देश का बेईमान हो चुका है और वह इस देश को गृह युद्ध की ओर ढकेल रहा है। चलिए, अरुण मिश्रा जी, हम उनसे ये खतरा कहीं ज़्यादा बड़ा है इन छोटे छोटे चुनावों में हार जीत से। अरुण मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। इन्होंने तो एक तरीके से चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाया है। अरुण जी, जो कुछ भी कल हुआ, हम पूरे 9 विधानसभा सीटों पर बात कर रहे हैं। तस्वीरें आई एक के बाद एक, अखिलेश यादव ने 2-3 ट्वीट भी किए। क्या लगता है आपको, क्या सत्ता पक्ष को हार का डर था या कुछ और वजह है? देखिए, सवाल ये है कि जब भी कोई सत्ता में रहेगा तो उस पर विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है, हमेशा ये होता रहा है। सत्ता पक्ष ये कहेगा, स्वाभाविक है, सरकार ये बात जरूर कहेगी कि भाई हम लैंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई कदम उठा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने कल निर्वाचन अधिकारी से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से कुछ मांगे रखी, उसको तत्काल उन्होंने कार्रवाई किया कि पुलिस चेक नहीं कर सकती किसी भी चीज़ को लेकर के। सही है, ये भी है। इसके पहले भी जब भी चुनाव रहे हैं, स्वाभाविक है कहीं न कहीं से पुलिस अपने तरीके से उसको जांच करती है और यह कहने का पुलिस को इतना अधिकार जरूर रहता है कि हमें किसका जांच करना है, किसका नहीं करना है। हम यदि जा रहे हैं लेकर के, यदि पुलिस मेरा यदि जांच करती है तो पुलिस को अधिकार है कि हम कोई गलत अवैध असलहा तो लेके नहीं जा रहे हैं या कोई मैं रुपया पैसा उस पर बांटने जा, रोक करके मुझे जाँच कर सकती है। ये पुलिस का क्षेत्राधिकार है। दूसरी बातें, पूरे चुनाव के दौरान देखेंगे तो लैंड ऑर्डर के मामले में सिर्फ 1-2 जगहों को छोड़ दे करके कहीं भी बहुत बवाल या विवाद की स्थिति नहीं बनी। ये पुलिस ने अपनी चौकस पूरी भूमिका निर्वाह किया। स्वाभाविक है
विपक्ष के लोग कहेंगे, सत्ता पर इसके पहले भी अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो हम तमाम सवाल खड़े हुए करते थे कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते थे। तो चुनाव में पक्ष विपक्ष का ये बात है, ये जनता कितना वोट दे पाई है यह महत्वपूर्ण है। और जनता जिस तरह की पिछला भी लोकसभा चुनाव हुआ, इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ, वोट निकलना चाहिए सारे प्रयास के बावजूद, वोट उतना परसेंटेज 1-2% पिछले चुनाव के बजाय कम ही वोट पड़े हैं। ये दिक्कत है, ये कहीं ना कहीं से लोकतंत्र के प्रति जो एक लोगों की धारणा है वो कम होती जा रही है। लोग घर से निकल के वोट नहीं देने जा रहे हैं और सभी राजनीतिक दलों को एक ही तराजू पर तोल रहे हैं। यदि हम आप वोट देकर के नहीं निकलते हैं, यदि यही स्थिति लगी रही तो आने वाले दिनों में ये दिक्कत पैदा होगी, लोकतंत्र के लिए भी पैदा होगा, सत्ता या विपक्ष दोनों के लिए खराब होगा। डॉक्टर गिरीश दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। मझवा सीट को लेकर हम बात करेंगे। क्या वहां पर जातीय फैक्टर या जैसा कि वोटिंग प्रतिशत कम होने की बात उन्होंने कही, या फिर कुछ राजनेताओं का नाराज हो जाना, उनके समर्थकों का नाराज हो जाना, ये कौन कौन से मुद्दे वहां प्रभावी लग सकते हैं? जिस तरह से मझवा की बात अगर कर रहे हैं आप, तो मझवा हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा जितनी 9 सीटों पर चुनाव हुआ, उपचुनाव, मझवा में सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि वोट पड़ा, 50% के आसपास वोट पड़ा। तो मझवा में वोटिंग परसेंट तो कम नहीं था, 4 लाख कुल वोटर हैं वहाँ पे, तो 2 लाख वोट पड़ा, लगभग 2 लाख के कुछ ज़्यादा ही पड़ा। अब कास्ट फैक्टर तो भाई इस समय चरम पे है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ट्वीट किया, पूरा लगे रहे पूरे दिन वोट फैक्टर बदलने के उसमें, कि किसी तरह से हमको लगा कि कल ओवैसी और अखिलेश में कहीं से अंतर नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा कि ओवैसी सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों की बात करता है और अखिलेश जी भी बुर्का की ही बात कर रहे थे कि पुलिस बुर्का नहीं उठा सकती। आप सबकी बात किए होते, सारे वोटरों की बात किए होते कि घूंघट भी नहीं उठा सकती, लेकिन उनको तो सिर्फ एक वर्ग को तराशना है, एक वर्ग को टारगेट करना है, एक वर्ग को करना है। तो ये फैक्टर मझवा में तो नहीं चला है, लेकिन कास्ट फैक्टर तो यहाँ चला ही है। कास्ट फैक्टर तो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो कास्ट फैक्टर का आंकड़ा देखेंगे आप, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी की तरफ प्लस दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि कटेंगे बटेंगे, राष्ट्रवाद या तमाम जो बातें हैं, विकास, कुल मिलाकर के वो झुकाव मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह जी भी हमारे साथ हैं। अब जब चुनाव ये शुरू हुआ तो कहा जाने लगा 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा का सेमीफाइनल है, बटोगे तो कटोगे, खूब ये नारा चर्चा में रहा। चुनावी दौर में नारा अक्सर गूंजता है हमारे देश में, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में। आप कैसे देख रहे हैं, यहाँ मुद्दे कौन कौन से प्रभावी रहेंगे? मैं मझवा विधानसभा, देखिए इस समय जो पूरे हिंदुस्तान का माहौल है, उस आधार पे बटोगे तो कटोगे याद दिला रहा है हम लोग को जब आज़ादी मिली थी तब की। और वो जो ट्रेन में भर भर के लाशें आती थी काट काट करके, तो ये प्रभाव डाल रहा है। और एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री जी का ये भी नारा, एक है तो सेफ है, ये इस चुनाव में वो दिखाई दे रहा है। चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, हर जगह वो दिखाई दे रहा है। जहाँ तक रही बात, अभी वरिष्ठ पत्रकार अजय जी ने कहा कि इस तरह के जो है उत्पीड़न होते थे, तो अखिलेश यादव ने भी कहा कि महिलाओं के बुर्के उठाए जा रहे हैं। तो महिलाओं का बुर्का नहीं उठाया जाएगा तो पहचान पत्र से मिलान कैसे किया जाएगा? ये तो चुनाव आयोग के गाइडलाइन में है कि हर व्यक्ति का चेहरा देख करके ही उसको मतदान की प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। तो ऐसे में कहीं भी न शासन न प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं, चुनाव निष्पक्ष रूप से हुआ है और अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग बौखलाए हुए हैं और अनापशना बोल रहे हैं। तो चलिए, मझवा के विधानसभा सीटों पर अभी तक कहा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन इन वरिष्ठ पत्रकारों से जान लेते हैं कि पलड़ा किसका भारी है। अंतिम कमेंट हमारा रहेगा। अरविंद जी, आपको क्या लगता है मझवा विधानसभा सीट पर किसका पड़ रहा भारी? देखिए, अंतिम बाजी सपा ने खेला है, पीडीए, और हमको नहीं लग रहा है कि पीडीए वहाँ चलेगा, क्योंकि बसपा ने भी अपना जो है प्रत्याशी, सशक्त प्रत्याशी उतारे हैं, जिससे कि त्रिकोणात्मक चुनाव होने की संभावना आ रही है, जिसमें भाजपा भी दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है सर, वहाँ भाजपा, बसपा और सपा में कौन बाजी मार सकता है? देखिए, ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहाँ अन्य सवर्ण भी बहुत कम नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत कम है। तो
दीपू तिवारी जो बसपा से खड़े हैं, एक ये वोट कटवा के रूप में हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो झुकाव है वो मुझे लगता है कि भाजपा की तरफ है, ये मझवा सीट का। अरुण जी, आपको क्या लगता है कौन वहां पर भारी पड़ रहा है मझवा में? देखिए, कांटे की लड़ाई है, लेकिन अभी तक का जो वोट का जो रुझान रहा है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा बहुत। अंतिम कमेंट आपसे रहेगा सर, क्या लगता है मझवा की जनता क्या सोच रही है? देखिए, बहुत सीधी लड़ाई तो मझवा की नहीं है, और मझवा में कटेगा बटेगा का फैक्टर इसलिए नहीं था, या चुनाव आयोग या पुलिस का तांडव इसलिए भी नहीं था कि यहाँ मुस्लिम कहीं भी घनीभूत तरीके से नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि वहाँ आप सत्ता के आपसी षड्यंत्र के खेल बहुत हैं। जैसे निषाद पार्टी के संजय निषाद वहाँ टिकट मांग रहे थे, निषाद बहुल इलाका है। अब संजय निषाद इस सीट को अपनी बताने के लिए क्या इस चुनाव में जीतने देंगे योगी जी को? नंबर 1। नंबर 2, योगी जी से कुर्सी हड़पने की तैयारी में बैठे केशव मौर्य जी क्या सुचिस्मिता मौर्य को जीतने देंगे? क्योंकि लगाया तो इसलिए गया था कि मौर्य जिताइए, लेकिन वो मौर्य क्यों जिताएंगे? वो जानते हैं कि मौर्य के हारने से फायदे हैं। तो क्या होगा अगर ये सब सारे फैक्टर चले होंगे और कांग्रेस ने जो टिकट की दावेदार थी वहाँ, उसने अपने आप को विड्रा कर लिया ये कहते हुए कि यहाँ सपा लड़े, हम उसको साथ देंगे ताकि हमारी मजबूती दिखाई दे। तो एक ही चीज़ दो पार्टियों में दो तरीके से काम कर सकती है, और अगर ये इसने किया होगा काम तो वो वैसे भी बिंद बहुल इलाका है। तो यानी किसकी तरफ पड़ रहा? तो आपको क्या लगता है? ठीक है, हम आपसे हमने तो आपको सीधी एनालिसिस दे दी कि क्या लगता है। ठीक है, तो ऐसे में नतीजों पर नजर रहेगी। 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों में आने वाले परिणाम में देखना होगा कि इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाती हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.